हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3 पेपर को 347 केसी के पार्ट 1 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सेट नंबर 1 और 2 कराया हुआ है, जिनका पेपर को 347 के और के बी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। यानी कि अनसोल्ड पेपर 2025 में सेट की संख्या है 7। तो अगर आपको और सभी सेट करने हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपनी वीडियो को। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा अनसोल्ड पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान, पेपर कोड 347 के सी, जो कि 70 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, इसमें देखिए आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 1 यानी कि बहुविकल्प उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क, ख, ग, घ, ड, च यानी कि 6 बहुविकल्प प्रश्न है, जिनकी संख्या कितनी है 6 और कितने कितने मार्क्स के, तो ये 1-1 मार्क्स के। यानी कि अगर आपने बहुविकल्प उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लिए तो आपके 6 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। अब आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क, ख, ग और घ पार्ट है, जो कि 2-2 मार्क्स के पूछे गए हैं। यानी कि 6 मार्क्स ये और 8 मार्क्स ये। तो आज की वीडियो में हम बहुविकल्प प्रश्न एकदम बिल्कुल डीप में समझने वाले हैं। यानी कि हम एक एक ऑप्शन से तैयार करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस को। और देखिए, प्रश्न नंबर 2 का क, ख, ग और घ पार्ट को करने वाले हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्प प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में का पार्ट है 10 m HCl के 100 ml को 10 m Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया है, तो परिणामी विलयन क्या होगा। ऑप्शन है आपके अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप टाइप करना का ए, बी, सी या डी कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है 10 m HCl के 100 ml को 10 m Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया है, तो परिणामी विलयन क्या होगा। अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा, उदासीन होगा या उभयधर्मी होगा। तो देखिए, आप जानते हैं HCl क्या है, HCl है अम्लीय। और बात करें Na2CO3, तो Na2CO3 क्या है, तो ये है हमारा क्षार्य। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इसका परिणामी विलयन बताना है कि क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा, उदासीन होगा या उभयधर्मी होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम HCl के मिलीमोल निकाल लेंगे। तो HCl के मिलीमोल निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, N1V1। कैसे निकालेंगे, N1V1। तो यहाँ पर N1 कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, क्योंकि HCl के 10 M। और बात करें V की, V यानी कि आयतन, तो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 100 ml। 100 ml, ठीक है, ये दिया गया है 100 ml। तो यहां पर देखिए, जब हम 10 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 मिली मोल। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 मिली मोल। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहां पर हम Na2CO3 की मिलीमोल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं Na2CO3 के मिलीमोल। Na2CO3 के मिलीमोल है, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम, ये भी हम इस प्रकार निकालेंगे N1, इसको N2 मान लीजिए, N2V2। ठीक है, यहाँ पर N2 कितना है, ये भी है 10 मोल, तो 10। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हमें V2 दिया गया है, V2 कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। तो 10 की गुणा जब हम 75 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आएगा 750 मिलीमोल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं HCl के मिलीमोल ज्यादा है या Na2CO3 के मिलीमोल ज्यादा है। HCl है अम्लीय और Na2CO3 है क्षारीय। तो देखिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं HCl के मिलीमोल तो है 1000 मिलीमोल, और यहाँ पर क्या है, Na2CO3 के मिलीमोल है 750 मिलीमोल। तो यानी कि HCl यानी कि अम्लीय के मिलीमोल क्या है, ज्यादा है। तो अम्लीय विलयन के मिलीमोल की मात्रा क्षारीय विलयन के मिलीमोल से क्या होती है, ज्यादा है। क्षारीय विलयन यानी कि Na2CO3 से ज्यादा है, अतः परिणामी विलयन क्या होगा, तो परिणामी विलयन क्या होगा हमारा, ये होगा अम्लीय। क्या होगा फ्रेंड्स, अम्लीय।
यानी कि क का ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें ख Cu2 प्लस Z इज इक्वल टू 29। तो ये क्या है दिया गया है, ये हमें परमाणु संख्या दी गई है, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है Cu2 प्लस, यानी कि यह हमें परमाणु क्रमांक दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि Cu यानी कि Cu का जो आता है वो कितना होता है, कॉपर का 29 होता है। तो फिर सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 3p6 3p6 4s1 और 3d10। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Cu2 प्लस का। तो देखिए जब यहां पर होगा Cu2 प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर है प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि 29 में से क्या हो जाएगा, 29 में से 2 चले जाएंगे। जब 29 में से 2 चले जाएंगे तो आ जाएगा 27। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो है 2 प्लस, लेकिन हमने माइनस क्यों किया है। तो फिर देखिए ये रूल है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक में से 2 को माइनस करना होगा। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा वो किसका निकलेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा वो निकलेगा 27, उसकी संख्या होनी चाहिए, और Cu2 प्लस का। तो देखिए ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3p6, और इसमें से एक चला जाएगा और एक हम इसमें से निकाल लेंगे, तो यानी कि ये तो हो जाएगा 0। और देखिए 3d10 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d9। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, युग्मित जब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जोड़े में होंगे। ये समझ लीजिए कि युग्मित कब होगा, युग्मित तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जोड़े में होंगे, जोड़े में होंगे। तो जोड़े में कैसे, यानी कि इस प्रकार। ठीक है, ये है जोड़े में। और बात करें अयुग्मित की, तो अयुग्मित कैसा होगा, अयुग्मित होगा ऐसे जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होंगे, जोड़े में नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए इस बॉक्स में बस एक ही होगा, ये इस प्रकार जोड़े में नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे विन्यास। तो देखिए हम इसमें भरना है, ये देखिए इसमें कितने डब्बे होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। यहां पर है डी की संख्या 9, तो हम इसको भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो कितने रह रहे हैं, एक रह रहे हैं। क्या है, एक रह रहा है, क्योंकि 3d9 था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, अयुग्मित है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी संख्या 1, यानी कि ख का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ग पार्ट का। CONH3 5Cl ब्रैकेट 1 Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं और इस बार आपका केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के अनसोल्व पेपर सॉल्व कराने हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे, तो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है CONH3 5Cl Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ये संकुल दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक संकुल है। ठीक है, जैसे ही हम इसे जलीय विलयन में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, बोले तो आयनित हो जाएगा। तो देखिए संकुल आयन क्या दिया गया है, ये दिया गया हमें CONH3 की 5Cl और ये दिया गया Cl2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि कुल कितने आयन होंगे। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये तो हो जाएगा
CONH3 CONH3 की 5Cl। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2+, ये हो जाएगा 2+ आयन। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर Cl2 है। तो और इसकी जो संख्या है कितनी है, यहाँ पर है 1। अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, तो हो जाएगा 2Cl-। तो यहाँ पर आपको कितने आयन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुल आयन कितने हैं, कुल आयन बराबर कितने हैं, एक तो ये रहा प्लस 2 ये रहे। तो जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे हमारे 3। यानी कि CONH3 की 5Cl ब्रैकेट बंद Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे, तो ये होंगे 3 आयन। कितने आयन होंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 आयन। यानी कि हमारा आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें संकुल यौगिक दिया गया था और देखिए यहाँ पर ये संकुल दे रखा है, तो इसको हम जैसे जलीय विलयन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। तो आपने देखा है ये क्या करा, इसने ये अपने आयनों में टूट गया है, ये इसके साथ हो गया और ये अलग हो गया। तो इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 2। तो जब हमने इसको जोड़ा तो कितने आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ पर कुल आयन कितने हैं, 3 है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, HCOOH और HCHO या CH3CHO। तो इनमें से कौन सा अपचयित नहीं करता है, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, CH3COOH, HCOOH या HCHO या CH3CHO। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि एसिटिक अम्ल ऐसा है, एसिटिक अम्ल ही ऐसा है जो नहीं करता है, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता, एसिटिक अम्ल नहीं करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूत्र C4H11N में से कितने प्राथमिक अमीन संभव होते हैं, 1, 2, 3 या 4। आप कमेंट करके जरूर बताना कि सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक अमीन संभव होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है सूत्र C4H11N, यानी कि यहाँ पर क्या है, C4, यानी कि कार्बन कितने होने चाहिए, कार्बन यहाँ पर है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 11 हैं और नाइट्रोजन है 1। तो देखते हैं, तो देखिए इसमें पहला जो स्ट्रक्चर होगा, पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH2 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 और NH2, ये हो जाएगा पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी थी, कार्बन की संख्या थी 4, तो 1, 2, 3, 4। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन है 11, तो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और बात करें नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन है, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर हम इसका क्या बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर हम इसका ऐसे भी तो बना सकते हैं ना कि कार्बन कितने 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कार्बन 4। अब हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा H3, यहां पर आ जाएगा इसके साथ H, और इसके साथ आ जाएगा H2, और इसके साथ आ जाएगा H3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहले NH2 क्या हो रहा था, NH2 C पर जुड़ रहा था, अब क्या करेगा, अब यहां पर जुड़ेगा सेकंड पर, तो ये हो जाएगा NH2। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये बनकर तैयार हो गया। अब तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा H3C यानी कि CH3, एक हो जाएगा CH। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर CH3 को क्या कर देंगे, सेकंड पर जोड़ देंगे, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, तो यहाँ पर हो गया CH2 और यहाँ पर हो जाएगा NH2। ठीक है, तो यानी कि 3 तो संभव हो गए। अब हम देखते हैं क्या और बन सकते हैं, तो फोर्थ देखते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन से, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा H3C और ये हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारा NH2। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने अमीन संभव हो पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 प्राथमिक अमीन संभव हो पा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ड का डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 2025 से पूछा गया था और इस बार भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो किस विटामिन के अभाव में, अभाव यानी कि कमी से हमें क्या हो जाता है, हमें स्कर्वी रोग हो जाता है? तो देखिए विटामिन बी की कमी से तो हो जाएगा बेरी। बात करें विटामिन डी की कमी से तो सूखा रोग हो जाता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ये होता है रक्त अल्पता, यानी कि च का बे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें स्कर्वी रोग। अब देखिए फ्रेंड्स अब बात आती है प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर 2 का पार्ट है, क्वथनांक उन्नयन व मोलल में क्या संबंध है? तो देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछ लिया गया था। तो देखते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं हम टीबी को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच में क्या संबंध है ये देख लेते हैं। तो इसके बीच में संबंध है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो जहां पर एम क्या है, एम है मोललता, और टीबी क्या है, टीबी है क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन, और केबी क्या है, केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो इनके बीच में ये संबंध है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। जहां पर एम क्या है, जहां एम है हमारी मोललता, ठीक है। अब देखिए और टीबी क्या है, टीबी हमारा क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। और बात करें केबी की, तो केबी क्या है, केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, HgCl2 तथा SnCl2 जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्यों? तो देखिए जब HgCl2 को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और SnCl2 को क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड। तो देखिए HgCl2 तथा SnCl2 जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्यों? तो इसका क्या कारण है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछ लिया गया था। तो देखिए HgCl2 और SnCl2 क्यों साथ साथ नहीं रह सकते? तो देखिए HgCl2 और SnCl2 एक साथ जलीय विलयन में साथ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि SnCl2 क्या है, ये एक प्रबल अपचायक है। क्या है, SnCl2 एक प्रबल अपचायक है जो HgCl2 को Hg में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अपचयित कर देता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि HgCl2 और SnCl2 एक साथ जलीय विलयन, HgCl2 और SnCl2 एक साथ जलीय विलयन में नहीं रह सकते, क्योंकि SnCl2 एक प्रबल अपचायक है। क्या है, SnCl2 एक प्रबल अपचायक है, जो HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, जो HgCl2 के साथ Cl2 के साथ क्रिया करके इसे Hg में अपचयित कर देता है, इसे Hg में अपचयित कर देता है। तो वो कैसे कर देता है, देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड एक साथ जलीय विलयन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि SnCl2 एक प्रबल अपचायक है जो HgCl2 के साथ क्रिया करके इसे Hg में अपचयित कर देता है। अब देखते हैं इसके रिएक्शन। तो देखिए स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 और मर्क्यूरिक क्लोराइड की हम आपस में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने के लिए ये करेंगे। तो देखिए जब हम इसकी साथ में क्रिया कराएंगे तो SnCl2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में, और देखिए HgCl2 को क्या कर देगा, अपचयित कर देगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2Hg। तो यही कारण है कि HgCl2 और CnCl2 एक साथ जलीय विलयन में नहीं रह सकते, क्योंकि SnCl2, बात करें SnCl2 एक प्रबल अपचायक है,
जो HgCl2 के साथ क्रिया करके इसे Hg में अपचेत कर देता है। तो ये लिया आपकी रिएक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि CONH3 5Cl तथा CONH3 5SO4Cl आयनीकरण समावेय है। तो देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें ये दोनों संकुल यौगिक दिए गए हैं। एक तो संकुल यौगिक ये दिया हुआ है और दूसरा दिया गया है ये। तो यहाँ पर बोला गया है आयनीकरण समावेय है या नहीं। तो आयनीकरण समावेय कब होता है, तो आयनन समावेय, तो देखिए आयनन समावयवों को जल में घुलने पर, आयनन समावयवों को जल में घुलने पर सफेद अवशेष प्रदान करता है। क्या करता है, सफेद अवशेष प्रदान करता है। आयनन समावयवों को जल में घुलने पर सफेद अवशेष क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर हमें दो संकुल यौगिक दिए गए हैं और हमसे बोला गया आयनीकरण समावेय है। तो आयनन समावयवों को जल में घोलने पर सफेद अवशेष प्रदान करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है जल्दी जल्दी में, तो इसको इग्नोर करना क्योंकि ज्यादा फोकस समझाने पर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी BaCl2 के साथ क्रिया करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करा देंगे इस वाले संकुल यौगिक की सी ब्रैकेट में CONH3 5Cl SO4 की किसके साथ करा देंगे, BaCl2 के साथ करा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर है +2 आयन और ये है -2 आयन। इसी प्रकार ये प्लस में होगा ये माइनस में, तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Ba चला जाएगा SO4 के साथ, तो आ जाएगा BaSO4 और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CONH3 की 5Cl और Cl2। तो BaSO4 क्या है, BaSO4 सफेद अवशेष देगा। ये क्या देगा, BaSO4 जो है वो क्या देता है, वो देगा सफेद अवक्षेप। ठीक है, अब देखिए दूसरा संकुल यौगिक दिया गया था हमें CONH3 की 5SO4Cl और इसकी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी करा देंगे हम AgNO3 के साथ क्रिया। तो AgNO3 के साथ हम क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो Ag और NO3 हो जाएगा माइनस का और Ag प्लस का हो जाएगा, यानी कि Ag के साथ क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा। तो ये हो जाएगा AgCl। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में CONH3 की 5SO4 और यहाँ पर हो जाएगा NO3। ठीक है, तो ये AgCl ये भी हमारा सफेद अपक्षेप देगा। और आयनन समावयव में क्या हो रहा था कि आयनन समावयव को जल में घुलने पर सफेद अपक्षेप प्रदान करता है, ये भी सफेद अपक्षेप प्रदान करेगा। ठीक है, अतः ये दोनों आयनन समावयव हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों क्या है, आयनन समावयव। अतः इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों आयनन समावयव है। ठीक है, आयनन समावयव है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगले क्वेश्चन को, जो कि है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो ये हमें रासायनिक समीकरण दिखे C2H5Br, इसकी KOH के साथ क्रिया करेंगे तो क्या कंपाउंड बनकर तैयार होगा, और इस जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा इसकी हम K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो दूसरा कंपाउंड बनकर तैयार होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है हमारा A कंपाउंड क्या है और B कंपाउंड क्या है। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछ लिया गया था। तो देखिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। तो C2H5 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल, और Br होगा तो ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड। तो देखिए C2H5Br की क्रिया किसके साथ करेंगे, हम KOH के साथ कर लेंगे। तो देखिए जब हम इसकी क्रिया KOH के साथ करेंगे तो यहाँ से हमें KBr को हटाना पड़ेगा, यहाँ से K हट जाएगा, यहाँ से Br, तो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा C2H5OH, जिसको हम बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथेनॉल। ठीक है, और इस एथेनॉल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, ये कराएंगे
Cr2O7 और प्लस H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करा देंगे, इसको गर्म करेंगे। तो हमारा क्या कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एस्टिक अम्ल, यानी कि हम यहाँ पर लिखती हूँ CH3COOH। इसको हम एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं और इसका आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या इसका आईयूपीएसी नाम? एथेनोइक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड दोनों बनकर तैयार हो गए। तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा जरूर कि एक कंपाउंड क्या है? एक कंपाउंड है C2H5OH जिसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, या इसको एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और CH3COOH इसको एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं। बी कंपाउंड है CH3COOH जिसको हम एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और मैंने बिल्कुल डीप में समझाया आपको, जिससे आपके दिमाग बिल्कुल सेट हो जाए अगर आप एक बार ही वीडियो को देखें। और अगर आपको एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना, जिससे सबका भला हो सके, सबकी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।